एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर के कुछ क्वेश्चंस आए थे सीबीएसई की वेबसाइट पे, या मैं कहूं एक पेपर आया था। तो उस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हिसाब से इस सेशन के लिए आपको दिए गए थे। ठीक है, उन क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे तगड़े सवाल थे जो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आए। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट के कारण हमें ये क्वेश्चंस लेके आने पड़े। तो धीरे धीरे इस क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इसके जो 20 क्वेश्चंस जो एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आप पूरे के पूरे एक नंबर कैसे लेके आ सकते हैं। और आज हम सिर्फ ट्राई करेंगे शुरू के 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं? 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको इस पूरे लेक्चर को। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की मैं आपको धीरे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या है क्वेश्चन? वो बोल रहा है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना याद हो तो मैं बताता था कि भैया y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? पॉलिनोमियल x के ऊपर डिपेंड करती है। क्या बोल रहा था मैं कि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? पॉलिनोमियल x के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल आ जाता था, y इज इक्वल टू कोई सा ही पॉलिनोमियल है, मान लो x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है। फिर इस पॉलिनोमियल को हम क्या करते थे? सॉल्व करते थे और इसके क्या निकालते थे? जीरोस निकालते थे। क्या निकालते थे? जीरोस निकालते थे। तो वो यही बोल रहा है पासेस थ्रू द पॉइंट्स। अब इसका ग्राफ यानी इस पॉलिनोमियल का हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो सकता है, उसका ये ग्राफ इन 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 और इन पॉइंट से होकर गुजर रहा है। कौन कौन से पॉइंट से होकर गुजर रहा है? ये वाले सारे पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है px का। किसका फैक्टर है? px का फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम समझते हैं सबसे पहले फैक्टर क्या था। तो क्लास 9 की फैक्टर थ्योरम आपको पता होना चाहिए। अब वो ये कहती थी कि भाई y जो है वो मान लो px की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाती थी? px के बराबर हो जाती थी। और उस पॉलिनोमियल x की वैल्यू या तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के बराबर होती थी। अब हम इसके क्या निकालते थे? फैक्टर्स निकालते थे। और फैक्टर्स का मतलब होता है कि मान लो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखने पर x की जो भी वैल्यू आएगी उस पर अगर मैं पुट करूंगा तो px की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। यही थी सिंपल सी बात। यानी इसके जो भी फैक्टर्स निकलेंगे। अब इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? इस क्वेश्चन की ट्रिक है इसके ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं, इसके जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको देखते हुए सॉल्व करना। अगर उनको देखते हुए तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए सवाल। तो वो ये कहना चाहता है कि अगर मेरे पास x माइनस 5 फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ। x की वैल्यू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी ये कितनी, ये क्या है? ये y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी पहला नंबर यानी पहला आंसर मुझे क्या मिलेगा? 5,0 मिल जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर इसके रेफरेंस में देखूं तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा उस ग्राफ का वो कितना मिलेगा? 5,0। और अगर आपको याद हो तो हमारे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ का आंसर वो होता था जो x को कितनी बार कट करे, जितनी बार भी कट करता है और जहां जहां कट करता है वो उस पर्टिकुलर ग्राफ का आंसर होता है। y की वैल्यू पर कट करने की कोई बात नहीं थी, यहां पर थी कि x पर कितनी बार कट करता है। तो x की पे कितनी बार कटता है उतने जीरोस आते थे। अब कहां कहां कट करता है? तो देखो x पे जब भी कट करेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ। x पर जब भी कट करेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? सर y की वैल्यू तो 0 ही होगी ना। y की वैल्यू 0 होगी और वो बोल भी रहा फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा? अल्टीमेटली x की जो भी वैल्यू होगी उस पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, नील बटे सन्नाटा, 0, खत्म, बाय बाय टाटा, गया। अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। यानी वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 8, 0। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कर लेते हैं। तो हो जाएगा -30, 0।
और चौथा हो जाएगा -40,0। अब हमको चेक करना है कि इनमें से हमारा कोई आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको क्वेश्चन को आपको है ना ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं, जो एमसीक्यूज दिए, जो ऑप्शंस दिए, उनके साथ खेलना था। तो क्या 5,0 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, ये नहीं हो सकता। क्या 8,0 दिया है? हाँ सर 8,0 दिया है, बिल्कुल सही। क्या -30,0 दिया हुआ है? -30,0 भी नहीं दिया है, और 0,-40 भी नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू -40 है। यहां पर x की वैल्यू -40,0 होना चाहिए। इसका मतलब मेरा सही आंसर होगा बी ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा x -8 will be the factor of whatever the polynomial we have, जो इस पॉइंट पर आ रहा था, जिसका ग्राफ इन सारे पॉइंट्स को मैच करता हुआ बन रहा था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भी उतना ही आसान है। अगला क्वेश्चन लिया गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन है mx + 4y = 6, और एक दिया हुआ है -12x + ny = -12। अब मैंने इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि ये क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया था, मैंने इसको रीअरेंज कैसे किया? y को y के सामने लिखा है, x को x के सामने लिखा है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द अबव इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की केवल एक ही कंडीशन होती है, वो बोलता है कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2, और इस वैल्यू में पुट कर देंगे, हमें m और n की कुछ वैल्यूज मिल सकती हैं। देखो देखते तो हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1/a2 को c1/c2 के साथ कंपेयर कर देंगे, तो आ जाएगा m की वैल्यू। कैसे? a1/a2 = c1/c2। करो जरा इसको। a1 की वैल्यू कितनी है? m, तो आ जाएगा m। a2 की वैल्यू कितनी है? सर a2 की वैल्यू है -12 = c1 की वैल्यू कितनी है? सर c1 की वैल्यू है 6, और इसकी वैल्यू कितनी है? c2 की वैल्यू कितनी है? -12। सर -12 से -12 कैंसिल, m की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर आ गई। क्या हमारे ऑप्शन में है m की वैल्यू 6? तो m की वैल्यू 6 दो जगह पर हमारे ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ये दोनों तो केस में पहले ही खत्म हो गए। ठीक है, अब एक बार क्या करो, b1/b2 को फिर से c1/c2 के बराबर पुट कर लो, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर होते हैं फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो b1/b2, तो 4/m, यह आ जाएगा 4/n विल बी इक्वल टू 6/-12, तो आ जाएगा 6/-12। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 6 6 -2 ऑफ द -12, और -12 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -8 आया। तो n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई -8, और मेरे प्यारे बच्चों आंसर है इसका अगेन C। इसके पहले शायद B था, इसके पहला ऑप्शन B था, और ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है C। बाकी कोई भी सही जवाब नहीं है। मोर देन 2 करेक्ट वाले ऑप्शंस है ही नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पता है थोड़े से ट्रिकी हैं, ये आसान है लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। अ टीचर आस्क 3 स्टूडेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जो कि होती है ax² + bx + c = 0। अब देखो सीबीएसई ने आपके साथ क्या खेला। सीबीएसई ने आपको ये नहीं दिया, सीबीएसई ने आपको दिया q² - 4pr इज ग्रेटर देन इक्वल टू या इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपको डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ये दे रखी है। देखो अगर आप कंपेयर करो तो यहां पर ये a है, ये b है और ये c है, तो b² - 4ac ही लिखा है, और उसने बोला b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से, तो वो क्या होगी? अब क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम अभी उलझ चुके। p² - pr, देखो समझ में नहीं आता ना, क्योंकि हमने पूरे साल भर पढ़ा है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में इक्वेशन। उनने दे रखा है सर px² + qx + r = 0। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है सीबीएसई। आपको डरना नहीं है, आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपको लिखना, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? तो वो ये बोल रहा है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो बोल रहा है अ टीचर आस्क 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट कौन कौन है? पहला स्टूडेंट जैन है, दूसरा स्टूडेंट विपुल है, और तीसरी है सुमन।
अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्यू स्क्वायर माइनस पी 4pr यानी मैं कहूं बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इस दोनों कंडीशन में पहली चीज यह होगी कि या तो नेचर जो होगा रूट्स का वो कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। रूट्स यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब सुनो, ये रियल भी हो सकती है ना, अगर ये ग्रेटर है तो 100% ये रियल होगी, इमेजिनरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है, तो यहां इस केस में नेचर ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल रहेगा, चाहे वो नेगेटिव हो दोनों या दोनों पॉजिटिव हो, या फिर इन दोनों केस में अगर देखा जाए तो डी की वैल्यू अगर बड़ी होती है 0 से तो नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक बात है अनइक्वल रहेंगे, यानी रियल तो रहेंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो उन्होंने बोल दिया भैया दोनों रूट्स अलग अलग हैं, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है ये वाली कंडीशन है, तो रियल भी है और अनइक्वल भी है। अब अनइक्वल है मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अगर बोल रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 विल बी, अब जैन ने आंसर दिया ऑलवेज पॉजिटिव। किसका? नेचर ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा और बीटा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा सर। मैडम को आंसर दे दिया उसने, टीचर को आंसर दे दिया ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सा आकलन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे? मेरे पास अल्फा है और बीटा है, दोनों का सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा यहां पर क्या है, यहां पर बेटा माइनस बी नहीं है, यहां पर होगा माइनस क्यू अपॉन पी। क्या होगा? माइनस क्यू अपॉन पी, है ना, माइनस क्यू अपॉन पी। बहुत बढ़िया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, जो कि होता है आर अपॉन पी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा। और मैंने कह दिया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। बहुत बढ़िया। उसने कहा, अब जेन ने आंसर दिया कि पॉजिटिव होना चाहिए, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी पॉजिटिव। तो भाई साहब अगर ये अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है तो ये आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और ये कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो भाई साहब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव भैया हो ही नहीं सकता, ये तो खत्म ही हो गई माहौल। ये दोनों कभी पॉजिटिव चीज नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो जैन का आंसर तो पहले ही गलत हो गया कि जैन ने कहा भैया ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। दूसरा कहते हैं विपुल ने आंसर दिया पॉजिटिव रहेगा अगर पी क्यू एंड आर आर ऑल्सो पॉजिटिव। अगर पी क्यू और आर को पॉजिटिव कर दिया जाए तो हमारे जो दोनों रूट्स आएंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। चलो इस पर भी केस कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, या मैं कहूं इसको एक काम करते हैं माइनस ऑफ क्यू अपॉन पी कर लेते हैं। अब अल्फा और बीटा पॉजिटिव है लेकिन ये दोनों भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल इसमें आंसर पॉजिटिव, लेकिन इसमें माइनस साइन लगने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बराबर नहीं हो सकते। मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी मेरे को गड़बड़ लग रही है कि बोल रहा है भैया अगर ये पॉजिटिव होगा तो पी क्यू आर भी पॉजिटिव होगा, तो ये असर्शन भी गलत हो गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव। अब वो ये कह रहा है कि सुमन ने आंसर दिया नेगेटिव, क्या होगा, क्या बोलेगा, अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हो और पी और क्यू और आर पॉजिटिव। तो अल्फा और बीटा, तो एक हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ क्यू अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, आर अपॉन पी। अब दोनों केस में इन दोनों में नेगेटिव देख लो। अगर अल्फा नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, आंसर नेगेटिव ही आएगा। ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है, यानी यहां पर भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। यानी ये पॉसिबिलिटी आ गई, बिल्कुल सही। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो नन ऑफ दीस आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब ये सही है, सुमन इज करेक्ट, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन में बोला भाई टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट 0 ओ, जो कि जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 3,
यानी इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4,3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,5। आपको क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इनर सर्कल दैट ऑफ आउटर। तो एरिया ऑफ इनर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना दे रखा है बच्चों? वो दे रखा है, कितना देखा? 1:9। 1:9 का रेशियो में दिया हुआ है। इनर का रेडियस हम के काम करते हैं OA मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं और इस पूरे को R2 मान लेते हैं। O से B, OA इज इक्वल टू R1 और OB इज इक्वल टू R2। ठीक है, इनर का R1 है और आउटर का R2 है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 1/9। R1 अपॉन R2 स्क्वायर है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा के 1/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। R1 अपॉन R2 को रूट में ले ले तो कितना आएगा? 1/9 का रूट, और आंसर आ जाएगा R1 अपॉन R2 का रेशो। R1 अपॉन R2 का रेशो कितना हो जाएगा बच्चों? 1/√9 का आंसर आएगा 3। यानी R1 और R2 का रेशो कितना दिया हुआ है? यानी OA अपॉन OB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3। इसका मतलब ये पूरा पार्ट 3 है और ये पूरा पार्ट 1 है, तो बचा वो पार्ट कितना होगा? 2। यानी ये रेशो है 1 और ये रेशो है 2। अब हमारा आ गया वो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद कर लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने बोला भैया आपको बताना है पॉइंट A एंड B लाई ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल रिस्पेक्टिवली एज शोन इन बिलो। आपको बताना है अगर कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट 3,5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। आंसर खत्म, यहीं पर सवाल हो गया समाप्त। कैसे सर? ये है हमारा O, ये है हमारा B, ये है हमारा A। इसका रेशो M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 1, और M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, क्योंकि OB की पूरी वैल्यू 3 थी, OA की वैल्यू 1 थी, तो पूरी 3, ये 1, तो ये कितना बचा? 2। बहुत बढ़िया। O के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4,3, तो ये हो गया -4,3, और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 3,5। कितनी दे रखे हैं? 3,5। आपको A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो A के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? A के कोऑर्डिनेट मान लो x, y। ठीक है, अब यहां पर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता है? ये M1 है, ये M2 है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2 लगा दो, x बराबर M2। तो ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये M1, ये M2, ये x, ये y, तो यहां पर क्या करेंगे हम? M2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x1 से करेंगे। M2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय x1, तो आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 4, 2 इंटू माइनस का 4 प्लस M1 x2। तो M1 की वैल्यू कितनी है? 1, और बच्चों x2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी -8 प्लस 3 अपॉन 3। आंसर आएगा -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 कितना आएगा? -5 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू आ गई -5/3। तो भाई साहब मुझे तो आंसर मिल ही गया, 5/3, 11/3। अब y की वैल्यू हम 11/3 आएगी। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं सर, करके दिखा दो। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताओ? ये हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया बस सर, सर्कल के अंदर भी सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है सर? M1 की वैल्यू 1 है। y2 की वैल्यू कितनी है सर? y2 की वैल्यू 5 है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? 2, और y की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन कितना आएगा? 3, 5 1 जा 5 प्लस 6 अपॉन 3, 11 अपॉन 3। आंसर मैंने निकाल ही दिया था पहले, आंसर है बी। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। 5-5 के ग्रुप में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, तो देख लो। सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ 7 मीटर रोड वाइड। अब उनने डायरेक्ट फिगर दे दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोड की वैल्यू कितनी है? 5, 7, तो ये कितनी हो जाएगी? 7। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ट्राइंगल का डायग्राम बनाऊं, तो मेरे को कुछ इस तरह का मिलेगा। ये 7 है, यहां से लेकर यहां तक, ये है P, और बच्चों ये है R, और ये है D। अब आपको दिख रहा है कि सिमिलर होंगे,
ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे भाई, ये 90 ये भी 90, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, बस खत्म हो गया। दोनों ट्राइंगल में ले लो, बड़े वाले ट्राइंगल का एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो पूरा ये यानी 7 प्लस पी अपॉन ये पूरा अपॉन ये पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा डी अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, खत्म। ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, तो वही करा मैंने। तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7 प्लस पी अपॉन इंटू आर, ये ऊपर आर गया डिवाइडेड बाय पी, मेरे ख्याल से यही आंसर क्या है, 7 प्लस पी इंटू आर अपॉन पी, डी इज द ऑप्शन, मेरे ख्याल से सही आंसर। आर मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस 7 या 7 प्लस पी लिख दो अपॉन पी इन मीटर्स, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो व्हाट अब आंसर निकाल दे, शी वांट टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ डी बिटवीन टू पोल्स ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड, which of the following expression represent D in terms of P and R, and this is the correct answer. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, अगर आपको पसंद आता है तो। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद। समझ में आ गया?